नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाता है आपके लिए और ये हो जाता है प्राचीन इतिहास से संबंधित। प्राचीन इतिहास की इससे पहले हमने एक क्लास अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, वो आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो में आपको प्राग ऐतिहासिक काल के जो है थ्योरी भी कराई गई थी और क्वेश्चन भी कराए गए थे। और आज जो है दूसरा वीडियो हो जाता है प्राचीन इतिहास का। इसमें आपको कराएंगे आद ऐतिहासिक काल के कुछ थ्योरी हो जाएगी और क्वेश्चन जो है कुछ ज़्यादा है, तो वो जो है दूसरी वीडियो में हम आपको कराएंगे। फिलहाल इसमें कुछ थ्योरी हो जाएगी और कुछ जो है वन लाइनर की फॉर्म में हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। ये हो जाता है प्राचीन इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित। तो सबसे पहले आदि ऐतिहासिक काल, इसको कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री इसको कहा जाएगा। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्षी हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को भी रखा जाता है। जो हमारा हो जाता है प्रागैतिहासिक काल, उसमें जो है लिखने के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले थे, लिखित साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। वहाँ पर जो है जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं पुरातात्विक के आधार पर। ठीक है, जो भी आपके जैसे भीमबेटका के मिले हैं, ठीक है, वो शैल चित्र के हिसाब से मिले हैं। तो उसी तरह से जो है आधैतिक काल में कुछ लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। ये भी जो है इससे संबंधित हो जाती है, आपकी आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित हो जाती है सिंधु सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। इससे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हमने केवल इस वीडियो में ली हैं, फालतू की चीज़ें हमने वीडियो में नहीं ली हैं। ठीक है, किसी भी लेक्चर में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलेगी। जितना आपके एग्जाम से रिलेटेड है केवल वो ही आपको मिलने वाला है। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिलती है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है इसको सिंधु सभ्यता? तो इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के तट पर मिली है। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई है, अतः इसे जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता इसको कहा जाएगा। आपने यहाँ से दो क्वेश्चन देख लिए हैं। सिंधु सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को, और एक मिल जाता है आपको हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सिंधु, ये सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए जो है इसको सिंधु सभ्यता कहा गया। और एक खुदाई जो है इसकी हड़प्पा से शुरू हुई, इसलिए जो हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जानकारी या जो मैसेज है वो हो जाता है चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। ये दी गई थी सिंधु सभ्यता की जानकारी 1826 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता जो सर्वेक्षण जेम्स कन्निंगम ने 1853 में किया था, सिंधु घाटी का सर्वेक्षण। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। सिंधु सभ्यता कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी सिंधु सभ्यता। इसके बाद अगले पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। किसके द्वारा की जाती है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना? तो ये हो जाते हैं लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, सर जॉन मार्शल थे इसके महानिदेशक। सिंधु सभ्यता का जो नामकरण है वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई है ये दयाराम साहनी ने शुरू की थी। सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई है ये शुरू की गई है आपकी दयाराम साहनी के द्वारा। इसके बाद सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, वो गोल नहीं थी, वो जो है चौरस नहीं थी, तो वो हो जाती है कुछ इस प्रकार की। इसके बाद सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ये आप सभी जानते हैं, जो सिंधु सभ्यता है वो विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता हो जाती है। इसके विकास की बात करेंगे तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 पूर्व तक जो है इसका विकास हुआ है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी सिंधु सभ्यता। इसके बाद जो है यहाँ दिखाया गया है सिंधु जो सभ्यता है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जो है ट्रिक बनाकर आपको याद रखनी चाहिए, ऐसे जो है भूल जाते हैं। उत्तर की बात करेंगे, ठीक है, तो उत्तर में ये हो जाती है मांडा। ठीक है, ये चिनाब नदी के किनारे तक, चिनाब तक हो जाती है आपकी मांडा। पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में फैली थी सुतकांगे डोर तक, जो दास्क नदी के किनारे है।
इसके बाद बात करेंगे पूरब में, तो पूरब में हो जाती है आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है और ये हिंडन नदी के किनारे हो जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा दक्षिण और ये हो जाता है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ, तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा दैमाबाद और ये हो जाता है आपका परवरा नदी के किनारे। ये चीज़ें समझने वाली हैं, आपसे इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर में जो है इसका विस्तार कहाँ तक है, तो मांडा चिनाब तक हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा दक्षिण में कहाँ तक है, पूर्व में कहाँ तक है या पश्चिम में कहाँ तक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बिल्कुल याद रखनी है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है वो भी देख लेते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सूतकांगे डोर में थी जो दास्क नदी के तट पर बसी हुई है। ये पश्चिमी सीमा की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में हो जाती है दास्क नदी के तट पर। उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर हो जाती है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में कराई थी। किसके द्वारा कराई जाती है इसकी खुदाई, तो 1882 ईस्वी में कराई जाती है और ये की जाती है जगपति जोशी के द्वारा। इसके बाद इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी। पूर्वी सीमा की बात हमने आपको बता दी है पहले ही। ये आलमगीरपुर हो जाता है मेरठ उत्तर प्रदेश में, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा ने नेतृत्व में जो है इसका उत्खनन किया था। किसने किया था, तो ये किया था यज्ञदत्त शर्मा ने। इसके बाद दक्षिणी महाराष्ट्र के दैमाबाद में परवरा नदी के तट पर जो है यहाँ तक हो जाती है दक्षिण में। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण भी मिला है। आपसे यही पूछ लिया जाएगा धातु के एक रथ का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है, तो ये मिल जाता है आपका महाराष्ट्र के दैमाबाद से। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जो इसकी जो लिस्ट है ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो है काफ़ी छोटा हो जाता है और यहाँ जो है सभी चीज़ें दी गई हैं। कौन सा जो है किससे संबंधित हो जाता है वो भी सब जो है बताया गया है इस लिस्ट में। जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता ये हो जाती है आपकी पंजाब और पाकिस्तान में, गोंड मोंटगोमरी जिला में। तो उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे, दयाराम साहनी हो जाते हैं और माधव स्वरूप वत्स हो जाते हैं। कब की गई है, तो ये की गई है 1921 में। कहाँ की गई है, तो ये हो जाती है रावी नदी के किनारे। उसी तरह से मोहनजोदड़ो है, तो ये हो जाता है ललकाना जिला सिंध प्रांत में। ठीक है, ये पाकिस्तान में है। तो इसकी जो खोज की गई है वो की गई है राखल दास बनर्जी के द्वारा और इनके ये खोज की गई है आपकी 1922 में सिंधु नदी के तट पर जो है ये हो जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका कालीबंगन या फिर कालीबंगा। कालीबंगा या कालीबंगन ये हो जाता है राजस्थान में और राजस्थान का हो जाता है ये हनुमानगढ़ जिला। बीवी लाल और बी के थापर जो है इसके उत्खननकर्ता हो जाते हैं और इसके जो उत्खनन का वर्ष है वो हो जाता है 1961 से 69 तक। ये हो जाता है घग्गर नदी के किनारे। धोलावीरा से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हो जाता है कच्छ जिला गुजरात में। ये रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी उत्खनन करता हो जाते हैं और 1990 से 91 में जो है इसका उत्खनन हुआ था। चंद हुड़दड़ों की बात करेंगे, ये भी सिंध प्रांत में हो जाता है पाकिस्तान के। यहाँ पर गोपाल मजूमदार हो जाते हैं उत्खनन करता और 1931 में जो है इसकी जो है उत्खनन का कार्य किया जाता है और सिंधु नदी के किनारे ये हो जाता है। यही हैं कुछ 8-10 हैं, ये 13 जो है नाम दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है अच्छी तरह से। इसके बाद हमारा आ जाता है लोथल। ये अहमदाबाद जिला गुजरात में हो जाता है और ये रंगनाथ जो है इसके उत्खननकर्ता हो जाते हैं। 1953 में इसका उत्खनन का कार्य किया जाता है और ये हो जाते हैं सिंधु नदी के किनारे। इसके बाद जो है हम आपको कराएंगे वन लाइनर के क्वेश्चन। अभी तो थ्योरी चल रही है, इसके बाद वन लाइनर के क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद जो है दूसरे क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो सारे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिलने वाली हैं सभी। आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आगे आ जाता है हमारा कोट दीजी। कोट दीजी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान हो जाता है पाकिस्तान में और इसके जो उत्खनन करते हैं फजल अहमद खान हो जाते हैं। ये हो जाता है 1853 में। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है बनवाली। बनवाली हो जाता है हरियाणा में और रविंद्र सिंह बिष्ट हो जाते हैं इसके उत्खननकर्ता। 1974 में इसका उत्खनन का कार्य हो जाता है और इस सरस्वती के किनारे माना जाता है। रोपड़ हो जाएगा, रोपड़ जिला पंजाब में है। जगदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता हो जाते हैं। 1953 से 56 ईस्वी में इसका उत्खनन का कार्य किया जाता है और ये किया जाता है सतलज नदी में। यहाँ हो जाता है रंगपुर, काठियावाड़ जिला हो जाता है गुजरात अहमदाबाद का। रंगनाथ राव हो जाते हैं, ठीक है, इसके उत्खनन करता और 1953 से 54 ईस्वी में जो है इसका उत्खनन का कार्य किया जाता है और ये मादर नदी हो जाती है। आलमगीरपुर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ये होता है मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में और ये है इसके उत्खनन करता जगदत्त शर्मा। 1958 ईस्वी में जो इसके उत्खनन का कार्य किया जाता है और ये हिंडन नदी के किनारे हो जाता है। इसके बाद हमारे दौर
पॉइंट हो जाते हैं। एक आपका सूतकांगे डोर है, सूतकांगे डोर हो जाता है ये मकरान में समुद्र तट के किनारे, और ये जो उत्खनन करता है ये हो जाते हैं RL स्टाइन, और इसका उत्खनन का कार्य किया जाता है 1927 में, और ये दास्क नदी के किनारे हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट हो जाता है हमारा सूतकागो, ये मकरान समुद्र तट पर स्थित हो जाता है पाकिस्तान में। इसके जो उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स, और 1962 में इसका उत्खनन का कार्य किया जाता है। शादीकोर हो जाती है नदी जिसके किनारे पर जो है ये मिल जाएगा देखने को। तो ये जो हमारी लिस्ट है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और चलिए बात करते हैं थोड़ा सा ये जो है ओपनली, और यहाँ देखेंगे हम थोड़ा सा डिटेल से। सबसे पहले बात की गई है हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की जाती है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है, और ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। कितने क्वेश्चन बनेंगे एक पॉइंट से। सबसे पहले तो इसकी खुदाई किसके द्वारा की जाती है? दयाराम साहनी के द्वारा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये कहाँ है? तो ये हो जाता है पाकिस्तान में। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा ये जिला कौन सा है, ठीक है। इस तरह से जो है एग्जामिनर आपके निकालते हैं बाल की खाल, और इसी तरह से आपके जो है फिर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पिंगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। ये कहाँ कहा गया? तो पिंगट में कहा गया है। ये हो जाती है मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता की बात चल रही है, यहाँ से जो है निम्नलिखित वस्तु के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से मिल जाता है कुम्हार का चाक। इसके बाद वहाँ से अन्नगार के जो प्रमाण भी मिले हैं, सिरमिक आवास भी मिले हैं, मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है, लकड़ी की ओखली मिली है, लकड़ी का ताबूत भी मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, हाथी और कपाल मिला है, और स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके बाद नोट करने वाली चीज़ें हैं, चांदी का जो सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा। और इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। अभी हम सिंधु घाटी की बात कर रहे थे, अब हमारा मोहनजोदड़ो आ जाता है 1951 में। राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी जो है उत्खनन का कार्य किया जाता है। कब किया जाता है? 1911 में किया जाता है। और ये जो जिला है, ये जो स्थान हो जाता है पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित हो जाता है मोहनजोदड़ो। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षाओं के लिए? तो ये हो जाएगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, कौन सा? मोहनजोदड़ो। यह मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से और क्या क्या मिला है तो ये भी हम देख लेते हैं, यहाँ से और क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले मिल जाता है पुरोहित आवास। पुरोहित जो होते हैं उनके आवास मिले हैं। घर में कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं। विशाल स्नानागार भी मिला है। अन्नागार भी मिला है। सूती वस्त्र का जो है उपयोग करना सीख लिया था मानव ने, वो भी मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह भी वहाँ से मिल जाता है। सबसे चौड़ी सड़क मिली है। उसके बाद सभागार भी मिला है। पशुपति शिव की जो है प्रतिमा वो भी मिली है। कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति है वो भी वहाँ से मिली है। और तांबे का जो ढेर है वो भी वहाँ से देखने को मिला है, ठीक है। इतनी चीज़ें मिल जाती हैं आपकी मोहनजोदड़ो से। इसके बाद मोहनजोदड़ो से और क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का नगार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत माना जाएगा। स्वास्तिक मोहर जो है सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, जिसका निर्माण सिलखड़ी से किया हुआ था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनरों के द्वारा। चलिए बात करेंगे अब हम चंद्रहुदड़ो के बारे में। चंद्रहुदड़ो इसकी जो खोज है वो हो जाती है 1931 में। इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई है। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। जिसमें दुर्ग नहीं है तो वो हो जाता है ये आपका एकमात्र शहर। यही एक उद्योग, यहाँ ही एक औद्योगिक शहर है, ठीक है। औद्योगिक शहर भी हो जाता है आपका चंद्रहुदड़ो में। और इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ से जो है निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं जैसे मेकअप की सामग्रियाँ मिली हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, शीशा मिला है, मनका मिला है, गुड़िया भी मिली है, सुई भी मिली है, अलंकृत ईंट, अलंकृत मतलब उसको सजाकर जो है रखा गया था ईंट को, वो भी मिली है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का जो है प्रमाण मिले हैं, ये भी मिल जाते हैं आपके चंद्रहुदड़ो से। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए? तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रोपड़। तो रोपड़ की जो खुदाई है ये हो जाती है आपकी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा
1953 में जो है इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ये गलत दिया गया है यहाँ पर, जो 1953 हो जाएगा। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। यह मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों के भी प्रमाण मिले हैं। इसकी खुदाई जगदत्त शर्मा ने 1953 में ईस्वी में की थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। यहाँ मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। ऐसा शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजोहन से मिला था, जिस तरह का यहाँ पर मिला है। इसके बाद हो जाता है हमारा बनवाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी और यह हरियाणा में स्थित है। बनवाली कहाँ हो जाएगा? यह हरियाणा में स्थित हो जाएगा बनवाली। इसकी खोज की जाती है रविंद्र सिंह के द्वारा। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जो है जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से घरों में सोखते के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ की जो सड़कों की बात करेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती थी, सीधी जो है नहीं बनाई जाती थी सड़कें। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा कालीबंगा। ये वो हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, केवल वही जो है मटेरियल हमने लिया है। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का जो अर्थ है, इसको कालीबंगन भी आप कह सकते हैं। तो ये कहा जाएगा काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से जो है अलंकृत ईंट, चूड़ी, जुता हुआ खेत, हल और हवन कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ये सरस्वती नदी के किनारे हो जाएगा, हनुमानगढ़ जिले में स्थित हो जाएगा आपका कालीबंगा। इसकी खोज की बात करेंगे तो अलमानंद घोष के द्वारा खोज की गई थी कालीबंगा की। इसके बाद इसकी जो खुदाई है बी के थापड़ तथा बी लाल ने भी की थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। खोज की बात की गई तो खोज हो जाती है अलमानंद घोष के द्वारा। खुदाई की बात की गई तो खुदाई हो जाती है बी के थापड़ तथा बीपी लाल के द्वारा। इसके बाद बात की गई हमारी धोलावीरा की। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है? तो धोलावीरा हो जाता है आपका गुजरात में। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है धोलावीरा। इसकी खुदाई की बात करेंगे तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, यानी RS बिष्ट। इसको आपको जो देखने को मिलेगा एग्जाम में वो मिलेगा RS बिष्ट, यानी रविंद्र सिंह बिष्ट। इसके बाद हो जाता है सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा हो जाता है, यह भी आपका हो जाएगा गुजरात में। और यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़ों की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। इसकी खुदाई जो है जगपति जोशी ने करवाई थी, ये भी आपको याद रखना है। उत्खननकर्ता या खुदाई वाले जो हैं ये सब आपको याद रखने हैं, इनके नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब आ जाता है आपका लोथल। इसकी खुदाई RS राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में शुरू की थी। कहाँ की थी? किसने की थी? तो RS राव ने की थी, भोगवा नदी के किनारे की थी, अहमदाबाद में। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, ये बंदरगाह स्थल हो जाता है सिंधु सभ्यता का। यहाँ से गोदीवाड़ा का प्रमाण भी मिला है। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि गोदीवाड़े का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? तो वो मिल जाता है आपका लोथल से। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मुहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत हो सकती है। अगला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से युगल सावधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक माना जा सकता है। युगल सावधान का जो प्रतीक, युगल सावधान के जो साक्ष्य मिले हैं वो सती प्रथा का प्रतीक माना जा सकता है। इसके बाद आ जाता है हमारा रंगपुर। ठीक है, रंगपुर है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह गुजरात में स्थित है रंगपुर। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से मिले हैं धान की भूसी के साक्ष्य। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो हो जाता है धोलावीरा। गुजरात प्लस पाकिस्तान में ये हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है वो हो जाता है राखीगढ़ी हरियाणा में। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर हो जाता है मोहनजोदड़ो में। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट जो है दिए गए हैं, ये भी हम देख लेते हैं। और इसके बाद जो है हम आपको कराने वाले हैं फिर वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा कुनाल। ठीक है, ये भी एक स्थान हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। कुनाल जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है कुनाल। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। क्या विशेषता हो जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, केवल उसी चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो सिंधु सभ्यता के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह जो है एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यहाँ पूर्व पश्चिम दिशा में होती थी।
ठीक है, ये जो है पूरब और पश्चिम दिशा में होती थी और जिसमें हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाया करती थी। ठीक है, ये भी जो है बड़ा दिमाग लगाकर उस समय जो है बनाया गया था और ये ही वहाँ की विशेषता मानी जाएंगी। नालियाँ जो हैं ढकी हुई थी, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो था कृषि का। इसका मुख्य व्यवसाय होता था व्यापार से। ठीक है, व्यापार जो है इसका मुख्य व्यवसाय होता था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट व्यापार से संबंधित है वो हो जाता है सोना। ये मिलता है आपका अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक में। और ये हो जाता वस्तुओं का जो आयात होता था वो होता था गोमेद का। कहाँ से होता था? सौराष्ट्र से होता था। चांदी का होता था ये अफगानिस्तान और ईरान के साथ। तांबे का होता था बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान के साथ। टीन की बात करेंगे, ये हो जाता है आपका ईरान और अफगानिस्तान में। ठीक है, वहाँ से जो है ये आते थे। इसके बाद हो जाता है सिंधु सभ्यता को जो है 4 समाजों में बांटा गया है। 4 वर्गों में बांटा गया है सिंधु समाज को। कौन कौन से? सबसे पहले विद्वान हो जाते हैं, फिर योद्धा हो जाते हैं, फिर व्यापारी और शिल्पकार हो जाते हैं और सबसे बाद में जो है श्रमिक वर्ग को रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। इसका समाज जो है मात्र सत्तात्मक था। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस लिपि के दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता? तो ये हो जाता है इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। इनके उस पर मिला है एक सींग वाले जानवर का चित्र। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेल घड़ी का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। सेल घड़ी का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा गया है। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो वो हो जाता है लोहा। यह मापतोल के लिए न्यूनतम बाट 16 किलोग्राम का था। न्यूनतम माप तोल के लिए। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध के या फिर तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग किया जाता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। ठीक है, सिंधुवासी जो है कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो बाढ़ को माना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनमें से आपके बन जाएंगे आपके एग्जाम में। सिंधु सभ्यता का जो विनाश का कारण वो बाढ़ मान ली गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार करना। इसके बाद जो है पतन के कुछ इंपॉर्टेंट जो भी आपकी कोटेशन दी गई हैं। ठीक है, जिसने कथन बताए हैं, जिसने पतन के कारण बताए हैं, वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले इधर आपके विद्वान दिए गए हैं, विद्वानों के नाम हो जाते हैं और जो पतन के कारण बताए हैं वो आपके इधर हो जाते हैं। तो विद्वान हो जाते हैं आपके गार्डन, चाइल्ड एंड व्हीलर। इन्होंने पतन का जो कारण बताया वो बताया बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण को। जॉन मार्शल अर्नेस्ट तथा एस.आर. राव ने कारण बताया है बाढ़ का, कि बाढ़ के कारण से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। ऑरेल स्टेन, अमलागंध घोष ने बताया है जलवायु परिवर्तन को। एम.आर. साहनी हो जाते हैं तो इन्होंने बताया भूतात्विक परिवर्तन, जल प्लावन को। जॉन मार्शल पीछे कैसे रह सकते हैं उन्होंने भी बताया, तो उन्होंने कहा है कि ये प्रशासनिक शिथिलता थी जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। के.यू.आर. कनेडी की बात करेंगे तो ये हो जाता है प्राकृतिक आपदा से संबंधित। ठीक है, सारे जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, एक एक को आपको देख लेना है। अब यहाँ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो 10,000 ईसा पूर्व की है। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी यानी दजला फरात नदियों के मध्य में हुआ है। एक तरफ दजला जा रही है, एक तरफ फरात जा रही है, बीच में आपकी हो जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। यहाँ भी जो है ग्रामीण सभ्यता मिली है और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मिली है नगरीय सभ्यता। इसका अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो था कृषि, क्योंकि कृषि के अलावा पहले जो है कुछ भी काम नहीं होता था। इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किसके काल के मंदिरों को जिगुरत कहा जाएगा, तो ये हो जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय जिगुरत कहा जाता था मंदिर को। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। एक हो जाता है आपका सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और एक हो जाती है कोल्डेरा की सभ्यता। इसके बाद झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। ठीक है, आपसे यही पूछ लिया जाएगा झूलता हुआ बगीचा कहाँ स्थित है, तो ये हो जाता है बेबीलोन में स्थित। सिकंदर के इस सभ्यता का जो विनाश कर दिया था और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था।
किसने इसका जो है विनाश किया था? तो ये किया था सिकंदर ने। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये हो जाता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता हो जाएगी 2100 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है। मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है मिस्र की सभ्यता। यह नील नदी की देन है। इस सभ्यता के विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ममी का विकास हुआ है। जब जो है किसी चीज़ का अंत होता है तो फिर जो हो नई चीज़ बनती है। जिस तरह से मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विनाश हुआ है या फिर उनका पतन हुआ है, तो उस तरह से जो है अब नए युग का जो है चलन हुआ है। ठीक है, अगर वो जो है सभ्यताएं विकसित नहीं होती तो आज हम इतने डेवलप नहीं होते। अर्थात इस सभ्यता का जो रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, पिरामिड जो है किस तरह से बनाए गए हैं आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। रोम की सभ्यता की बात हो रही है। रोम की सभ्यता हो जाती है 600 ईसा पूर्व की। इसके बाद इसे इटली में विकसित किया गया था। ठीक है, और इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीनतम सभ्यता के सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं। जो हो जाती है आपकी रोम की सभ्यता, इसके जो है अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं और ये पर्यटन का आकर्षक केंद्र भी माना जाता है। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाता है इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर और ऑगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उनके मंत्रिमंडल के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, जूलियस सीजर नामक जो नाटक था वो लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। अगली हो जाती है हमारी, ये टॉपिक आ जाएगा हमारा फारस की सभ्यता, और ये हो जाती है 500 ईसा पूर्व से संबंधित। यह वर्तमान ईरान में थी। इस सभ्यता का जो विकास है तेजी से हुआ था। उन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा की बात करेंगे तो फारसी थी तथा फारसी जो है धर्म को अपनाते थे। सिकंदर ने इस धर्म का जो है अंत कर दिया था। ठीक है, कौन से धर्म का? तो पारसी धर्म का अंत कर दिया था सिकंदर ने। इसके बाद आ जाता है हमारा स्पार्टा। अभी जो है हम फिर आपको कराने वाले हैं वन लाइनर के क्वेश्चन। यहाँ से शुरू हो जाएंगे आपके वन लाइनर के क्वेश्चन। स्पार्टा की बात की गई है तो ये स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। यह ग्रीस के पास का एक छोटा सा क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, स्पार्टा इसको कहा जाएगा। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिक थे और इन्होंने जो है लियोनाइट्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। स्पार्टा के सैनिक हो जाते हैं और ग्रीस के जो है 20,000 सैनिकों को इन्होंने मात दे दी थी, मात्र 300 सैनिकों ने। ग्रीस की विशाल सेना का जो नेतृत्व है वो जरकसीस कर रहा था। इसके बाद हो जाता है जरकसीस ने जो है धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया था। धोखे से हराया था आपका स्पार्टन्स को। पीली नदी की सभ्यता, पीली नदी की भी एक सभ्यता होती है। ठीक है, ये नया टॉपिक हो जाता है। यह चीन में 5000 ईसा पूर्व पहले विकसित हुई थी और होंगो नदी के तट पर इसका विस्तार हुआ था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे दिए गए हैं, बिल्कुल छांट कर लाने वाले। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन। यहाँ जो है हमने दूसरे भी लिए हुए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का जो है अभी समय नहीं बचेगा। ये क्वेश्चन हम आपको जो है शाम तक करा देंगे। तो चलिए फिलहाल बात की गई है वन लाइनर फॉर्म की क्वेश्चन की। वन लाइनर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न फसलें पाई जाती हैं? तो दो पाई जाती हैं और ये भूल भी नहीं सकते, गेहूं और जौ हो जाती हैं दोनों। सबसे अगर पहले की बात करेंगे तो सबसे पहले जौ पाई जाएगी, उसके बाद गेहूं का नंबर आएगा। ठीक है, एक साथ पूछ लेंगे तो गेहूं और जौ जो है दोनों एक साथ हो जाएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ चलता है? जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात हो रही है तो ये पता चलता है आपका गुजरात में। हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? किस प्रकार बांटा गया है हड़प्पा कालीन नगरों और शहरों को? तो ये बांटा गया था आपका आयताकार में। मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई है? मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई है? तो ये हो जाती है गेहूं और कपास की। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था? जो सिंधु घाटी सभ्यता होती है उसका जो संपूर्ण क्षेत्र है वो हो जाता है आपका त्रिभुज के
आकार का। हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा क्षेत्रफल है वो हो जाता है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का, ये माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग गया है? तो अब तक लग चुका है ये लगभग 100 स्थलों का पता चल चुका है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता पूछी गई है हड़प्पा सभ्यता की, तो ये हो जाती है नगर योजना प्रणाली। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक स्थल था वो हो जाता है विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार हो जाता है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये हो जाती है अन्नागार। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत हो जाती है। हड़प्पाई लोग किसने बने हल का प्रयोग करते थे? जो हड़प्पाई लोग हैं वो किससे बने हल का प्रयोग करते थे? तो ये करते थे लकड़ी से बने हल का प्रयोग करते थे हड़प्पाई। सबसे पहले कपास पैदा करने का जो सिरे है वो किन लोगों को जाता है? कपास पैदा करने का सिरे, तो ये जाएगा सिंधु निवासियों को। वीडियो आपको कैसा लगा? हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक तो आपका बनता ही है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का जो है हम कंटेंट आपके सामने लाते रहते हैं। कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए हम जाने जाते हैं। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो कपार को कहा जाता था सिंडन। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ लेगा एग्जामिनर के, सिंडन किसको कहा जाता है? तो सिंडन कहा जाता है ये कपास को, और ये कहा जाता है यूनान के लोगों के द्वारा। बुने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? ये मिल जाता है मोहनजोदड़ो से। मेसापोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो रखा गया है मेलुआ। ठीक है, मेलुआ हो जाता है मेसापोटामिया के अभिलेख में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आयताकार में। सभी मकान आयताकार में पाए जाएंगे हड़प्पा संस्कृति के। हड़प्पा नगर की जो संरचना है वो कितने किलोमीटर में फैली है? तो ये फैली है आपकी 5 किलोमीटर में। ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिलते हैं? पकाई हुई ईंटों के जो प्रमाण मिलते हैं वो मिल जाते हैं आपके भगवानपुरा से। भगवानपुरा हो जाता है जहाँ से मिल जाते हैं आपके हड़प्पाई अवस्था में पकाई ईंटों के प्रमाण। चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मिल जाते हैं आपको रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य मिल जाते हैं। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी जो है हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। भारत में सबसे बड़ा जो हड़प्पा कालीन स्थल था वो हो जाता है धोलावीरा, और धोलावीरा है ये गुजरात में। इसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था, तो ये भी आपका हो जाता है धोलावीरा। ये त्रिस्तरीय हो जाता है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा काल की ज़्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती हैं? तो ये हो जाती है वर्गाकार आकार की। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो ये कहा गया है आपका पिगट के द्वारा। ठीक है, जुड़वा राजधानी कहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। किन पुराविदों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है? तो ये कहना हो जाता है आपका सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, और ये हो जाता है लोहा। तो लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। किन सिंधु स्थलों में यज्ञ वेदियाँ प्राप्त होती हैं? यज्ञ वेदियाँ प्राप्त होती हैं तो ये हो जाती है आपकी लोथल एवं कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के किसी स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं? घोड़े की हड्डियों के जो प्रमाण मिले हैं ये मिले हैं सूरू कोटदा से। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? तो मोहनजोदड़ो के निवासी हैं वो अधिकांशतः हो जाते हैं भूमध्य सागरी के। अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित थे? तो ये हो जाते हैं द्रविड़ भाषा से। सिंधु सभ्यता में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध हुए? कृषि के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं ये हो जाते हैं मेहरगढ़ से। सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक
उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। और वह कौन सा स्थल हो जाएगा, तो वो हो जाता है आपका मोहनजोदड़ो। सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, सभी जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्राय सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे। इसका एक अवसाद कौन सा स्थल है, तो इसका जो अपवाद हो जाएगा वो लोथल स्थल हो जाएगा, क्योंकि लोथल में जो है मकान के पीछे गली में नहीं खुलते थे, मकान के आगे जो है खुलते थे। किस स्थल पर फर्श के नीचे निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया कालीबंगा से, और कालीबंगा हो जाता है आपका राजस्थान में। सैंधव सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातात्विकविदों के मतानुसार 7 बार उजड़कर बसा है। 7 बार उजड़कर बसा है, तो ये हो जाता है मोहनजोदड़ो। किस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है, उसे व्हीलर के नाम से पुकारा जाता है, तो ये जाना जाता है आपका माउंट एबी करके। किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है, तो ये कथन हो जाता है आपका गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। किस इतिहासकार ने कहा कि जलवायु में परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई है, तो ये हो जाता है ओरल एटाइन के द्वारा। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है, तो ये आश्रित हो जाता है आपका संस्कृति पर। ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाता है, और ये भी जो है हमारा हो जाता है करेक्ट। इसके बाद जो है कुछ और इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, उसके बाद हमारे जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है हम और देख लेते हैं। तो यहाँ बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण था उसके मृत भांड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा का अवशेषण कर लिया था। ये कब की बात हो जाती है, तो ये बात है आपकी 1921 की। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा उनकी जो है खोज वहाँ पर हो जाती है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम नाम दिया था, तो ये नाम दिया था सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता मिली थी, तो ये हो जाता है सौराष्ट्र और गुजरात में। इसके बाद दधेरी हो जाता है एक स्थान हो जाता है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पयाई पुरा स्थल है, और ये कहाँ हो जाएगा, तो ये पंजाब में स्थित हो जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाएंगे, दधेरी कहाँ स्थित होगा, इस तरह से जो है आपसे पूछ लिया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था वो हो जाता है लोथल। कई बार एग्जाम में टेंड करता है ये क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इस सिंधु घाटी के जो लोग हैं ये विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। चंद उदड़ों के उत्खनन का जो निर्देशन किया था वो किया था J.H. मैके ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया है, तो ये हो जाते ए कन्निंघम। ये जो है इसके महत्व को नहीं समझ पाए हैं। ये हो जाता है हाथी दांत का जो पैमाना है ये हड़प्पा समंदर में मिला है लोथल से। हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है आपका मानव समाधान। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये नहीं हुए हैं आपके शेर तथा गाय। ये सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, शेर और गाय। इसके बाद आज का जो हमारा हो जाता है लास्ट क्वेश्चन, वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी है वो हो जाती है मिस्र की सभ्यता। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो जो है अगर हम इसके क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, ये क्वेश्चन हम आपको जो है अगली वीडियो में करा देंगे। ये क्वेश्चन कितने हैं तो ये एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लगभग 70 से 80 जो है क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।